हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका यस सर और लेकर आ गया हूं सबसे डिमांडिंग चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम देंगे आपको इसकी वन शॉट वीडियो और वन शॉट में हम आपका सब कुछ एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा सा पेन पेपर भी ले लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर लिख भी दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले एक छोटी बेसिक चीज से जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एटम का नंबर है। सर एटम का नंबर ये किस बेसिस पे दिया जाता है? जी प्यारे बच्चों, एटम का नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि उसके न्यूक्लियस में होता है। अगर किसी के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसे हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और किसी के न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन है तो कहेंगे एटॉमिक नंबर 2 है। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? यस 6। और याद रखिएगा इट इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मत बोलना। हाँ, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब आगे देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल दिया है सोडियम 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 सोडियम। सर इतनी बार आपने सोडियम क्यों लिखा? रीजन बड़ा ही सिंपल सा है कि वहां पे आपको एटॉमिक नंबर का ये बेसिक तरीका याद देखना है। देखिए जेड, जेड को यूज करते हैं हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 11, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे कहते हैं हम एटॉमिक मास नंबर। अब किसी एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो जब भी एटॉमिक नंबर होता है हम उसे नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जेड, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास नंबर है। बाकी इसकी पोजीशन वेरी हो सकती है। तो सोडियम जिसका एटॉमिक मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीन से थोड़ा बहुत इधर हो जाता हूं तो ऐसा मत सोचिएगा सर कहाँ चले गए, आपके सर यहीं पे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो मैंने तो आपको एटॉमिक मास नंबर बता दिया। क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये कहाँ पे मिलते हैं? जी हाँ, ये न्यूक्लियस में मिलते हैं। और एग्जाम्पल वही 23 जो मास नंबर है और 11 क्या है? प्रोटॉन नंबर। ठीक है, अब ये देखिए एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 23 इज इक्वल टू 11 जो कि प्रोटॉन का नंबर है। तो आप न्यूट्रॉन के नंबर भी पता कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 एंड दैट कम्स आउट टू बी 12। इजी टीजी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको पता करना है फ्लोरीन का। ए सर, ये तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं फ्लोरीन का जो भी है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 18 है। ठीक है, तो अब जरा देखिए उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 18, प्रोटॉन 9 और न्यूट्रॉन आपको निकालना है। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 18 माइनस 9। इजी टीजी, टाणा आ गया समझ में? यस हाँ। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मुझे प्रॉब्लम है सर इसे समझने में। बिल्कुल चिंता ना करो मेरे बच्चों, आपको सिखा दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में भरते हो और हर एक शेल की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी से आप भर रहे हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए एक एटम है, इसमें पहले शेल को हम क्या बोलते हैं? के, दूसरे शेल को एल, तीसरे शेल को एम और चौथे शेल को एन। ऐसे ये होते जाएगा आगे। ठीक है, पहला शेल क्या होगा बच्चों? के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और हर एक शेल की क्या है? कैपेसिटी। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो जैसे कि मैंने कहा हर एक शेल का क्या होता है? कैपेसिटी। अब कुछ लोग के दिमाग में आता होगा सर क्या हम शेल को ऑर्बिट कह सकते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, ऑर्बिट ही शेल है, शेल ही ऑर्बिट है। ठीक है, अब
हर एक शेल की कैपेसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, उसका फॉर्मूला जो है वो है 2n²। इसमें दो एक नंबर है और ये जो n है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे आप देख रहे हैं n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्बिट। ठीक है, n क्या है, ऑर्बिट है या फिर नंबर ऑफ शेल है। देखिए अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 हुआ, मतलब पहला शेल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, k शेल। इज दैट क्लियर? और वो कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। तो पहले शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा शेल L, दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 विल बी 8। ऐसे ही तीसरे शेल की कैपेसिटी, जिसे हम M शेल कहते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर × 2, दैट इज 18। और वैसे ही आप चौथे शेल की भी निकाल सकते हो। तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है फॉर्मूला, जो कि होता है 2n² और जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बता रहे हो हमें कार्बन कंपाउंड में? प्यारे बच्चों ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझोगे ही नहीं कार्बन स्पेशल क्यों है। समझ में आया? और मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वन शॉट में सब खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसमें एक ही शेल होता है और उसके पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरा है हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरली देखूं। ये देखिए लिथियम, लिथियम में कितना है, 2 और 1। पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, हाँ, दूसरे दूसरे शेल में एक ही होता है इसके। पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दोगे तांडव मच जाएगा, एटम चिल्लाएगा, बोलेगा मेरी कैपेसिटी से ज्यादा मुझ में इलेक्ट्रॉन रख दी। समझा? आगे देखो, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2। बोरॉन में कितने भरने हैं, 5, 2 और 3। मतलब सर एक चीज फिक्स है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ बच्चा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर लेकिन हाइड्रोजन में तो आपने एक ही रखा है। अरे बेटा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, समझ में आया, औकात ही उसकी एक की है। आगे देखिए 6, 2, 4। आई होप आप ऐसे सबका फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे भी देख लेते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन का आप देख सकते हैं 2 5, ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं 8 2 6, क्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8, सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2। ऐसे ये चलते जाएगा कारवां, और फाइनली आप किस पे आ जाएंगे, जी हाँ आप आ जाएंगे टोटल किस पे, कैल्शियम पे। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में कितने शेल है, 3, तो 2 8 2, 2 और 8 कितने हो गए, 10, और ये 12, 2 8 और ये 3 कितने, 13, और ये 2 8 और ये 4 14। ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे प्यारे बच्चों, जी हाँ कैल्शियम तक आ गए। कहाँ तक, कैल्शियम तक। ये देखिए 2882। अब हम तीसरे शेल की कैपेसिटी तो 18 होती है, लेकिन हम उसमें रखते 80 हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है और वो आप अपने हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो आपको कैसे रखना है, पोटेशियम में 2881 और कैल्शियम में 2882, जबकि थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 18। ये सबको पता है, बट यहाँ पे रखना क्या होता है, 8। इसका जो असली रीजन है ये आगे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको साइंस बिलियन एजुकेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, अब ये वैलेंसिंग क्या होती है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी प्यारे बच्चों, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब क्वेश्चन आता है 8 क्यों, तो 8 इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल माना जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सारे एटम इनर्ट गैस जैसा होना चाहते हैं। क्यों, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। बाबू आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, हाँ आपको भी 10वीं में अच्छा मार्क्स लाना है। उसके बाद यू इवन वांट टू शो इन योर सोसाइटी दैट ओके आई एम द स्टूडेंट ऑफ बिलियन एजुकेशन एंड आई हैव स्कोर्ड दिस मच ऑफ मार्क्स, कांग्रेट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया वैलेंसी। अब ये देखिए किसके जैसा होना चाहते हैं सब कोई, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो ये देखिए हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, ऐसा कौन होना चाहेगा, लिथियम, बेरिलियम हीलियम की तरह होना चाहते हैं। देन कम्स नियॉन में 8, आर्गन में 8, क्रिप्टन में भी 8। मतलब मुद्दा जो है वो बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का है मेरे भाई। ठीक है,
आगे देखिए, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 4 से कम है, तो वो जनरली क्या करेगा, लूज करेगा। वो क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे आप देख लो सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम में कितने हैं, 2। एल्यूमिनियम में कितने हैं, तो ये सारे क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, उसी को हम इसका क्या कहेंगे, वैलेंसी। तो सोडियम की कितनी हुई मेरे बेटा, 1, मैग्नीशियम की 2 और एल्यूमिनियम की कितनी, 3। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर लिखना, एकदम ढासू कमेंट मांगता है आपने को, समझ में आया। अभी आगे देखिए, दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। कौन सा, दूसरा केस। अगर किसी के आउटर शेल में 4 हो गए। पहले तो हमने केस देखा जिसमें 4 से कम थे। अब अगर 4 हो गया तो 4 हो गया तो स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस में लिखा गया है कि क्या करता है वो, शेयरिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, शेयरिंग। सर मुझे लगता है कार्बन भी वैसा ही है। जी जी, आप राइट ट्रैक पे आ रहे हो। देखो यहाँ पे कार्बन 6, 2 एंड 4, 4 उसकी वैलेंसी है। सिलिकॉन कितना है, 14, 2, 8 और 4, ये भी उसकी क्या हो गई, वैलेंसी। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम थे, 4 थे, वो आप दोनों सीख गए। अब बात करते हैं 4 से ज्यादा वाले की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 या उससे ज्यादा है, आप ये मान के चलिए कि 4 से ज्यादा है, तो जो 4 से ज्यादा है वो बिलीव करते हैं किसमें, गेन करने में, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे, वो किसमें बिलीव करते हैं, गेन में। शेयर तो थोड़ा रहने दीजिए, ठीक है। 4 से ज्यादा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बिलीव करते हैं, गेन करने में। वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जो 4 से नीचे वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, 4 से ज्यादा वाले गेन क्यों करते हैं, और 4 वाले शेयर क्यों करते हैं। तो इसका रीजन आगे है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, वैलेंसी ढूंढने का इजी सा तरीका, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप 8 से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो आपको उस एटम की क्या मिल जाएगी, वैलेंसी। जैसे ये देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जी हाँ 3 होगी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ उनके लिए लगाना जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज्यादा है। नहीं तो पता चला आपने उसे सोडियम के लिए लगा दिया। आ रहा है आपको समझ में, आपने उसे किसके लिए लगा दिया, सोडियम के लिए, फिर उसकी वैलेंसी आ रही है 7। चिल्ला रहे हो, अरे भाई ये बिलियन वाले तो कुछ भी पढ़ा दिए यार। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होता है वैलेंसी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन। तो क्या होता है वैलेंसी, कार्बन कंपाउंड ही नहीं, आपका पूरा साइंस हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सर वैलेंसी कहाँ है, क्यों पढ़ा रहे हो, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये चीजें आपको शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सिखा देंगी। तो क्या होता है वैलेंसी, कोई एटम कितने हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, या फिर वो जितने ऑक्सीजन से कंबाइन है उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो, आपको उसकी वैलेंसी मिल जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मीथेन में कार्बन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन है, 4 से, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। कितने ऑक्सीजन से कार्बन कंबाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 से, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। सर ऑक्सीजन के नंबर का आपने डबल क्यों किया, यस क्योंकि वैलेंसी कहती है कि जो भी ऑक्सीजन का नंबर है उसका डबल ही वो होती है वैलेंसी। ओके, नहीं सर यहाँ पे तो अमोनिया आ गया। अरे मेरे भाई, अमोनिया में देखो ना, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है, 3, तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। सर यहाँ पे SO2 2 ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे 4 लिखा है। आई होप आप देख सकते हो एकदम क्लियरली। चलिए अब ऊपर बढ़ता हूँ मैं। अब आ जाते हैं अपने काम की बात पे। टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड 2 टाइप का होता है, एक होता है आयनिक कंपाउंड और दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड। अब आप ऐसे सोचोगे कंपाउंड बनता क्यों है,
कंपाउंड बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि जो एटम है वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो अब वो स्टेबल कैसे होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेंगे? लॉस या फिर गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए लिखा गया है, बाय फॉर्मिंग कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट गेट्स स्टेबिलिटी। आपको भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है, ये जग को स्टेबल होना है, ठीक है। अब कंपाउंड को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली अगर आप ब्रॉड वर्जन देखो तो कंपाउंड तो दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और फिर कौन से? कोवैलेंट। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? लॉस या फिर गेन से। कटायन और अनायन को कंबाइन करने से आयनिक बनता है। और कोवैलेंट किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? कोवैलेंट बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट हम ये कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कंपाउंड में हमें क्या पढ़ना है? जी हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि पार्ट है किसके? आयनिक के और कोवैलेंट के। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे? कोवैलेंट। देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। समझ में आया? यूरिया को पहली बार लेबोरेटरी में बनाया गया था। और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आपकी बुक में है, तो मैं भी इधर लिख देता हूं, होलर नाम है इनका। क्या नाम है? होलर, WOHLER। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, carbon compound found in organism having elements such as हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों? कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो हमको कहाँ से मिलते हैं? लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से। प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे देखिए, ऑल कार्बन कंपाउंड कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। क्यों? इनका एनिमल और आप ऐसे कह सकते हो वेजिटेबल, प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऊपर वाले एग्जाम्पल दिए बच्चों, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही थे। कंपाउंड ऑफ ऑल एलिमेंट अदर देन कार्बन और कॉल्ड एज व्हाट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड है उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बने होते हैं किससे? कटायन से और अनायन से, और इनके बीच का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि आयन फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो वो कंडक्ट करेंगे कब? एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, जब उसे आप पानी में डाल दोगे या फिर आप उसे पिघला दोगे। इज इट इजी? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये कटायन और अनायन कैसे बनता है? तो ये देखिए यहाँ पे सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बना दिया, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसे लेके वो अनायन बना देगा। तो इस तरह से हमारे कटायन अनायन बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट, जो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर होता है, किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड के अंदर, जिसकी वजह से जो आयंस है वो फ्री नहीं होते। और वो फ्री कब होंगे? जब वो एक्वस स्टेट में होंगे या फिर मोल्टन में। आगे देखिए, अब आ जाते हैं अपने काम की चीज पे, कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इस कार्बन फैमिली में कोवैलेंट ही ज्यादा हमको पढ़ना है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड सबसे पहले बनते कैसे? जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके कंपेयर में? आयनिक के कंपेयर में। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन? डायमंड और ग्राफाइट। डायमंड बहुत अच्छे से हीट कंडक्ट करता है
और ग्रेफाइट क्या बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो आप कहोगे सर ग्रेफाइट अगर इतना अच्छा कंडक्ट करता है तो उसे ही बना दीजिए ना, उसे ही वायर में डाल दीजिए, हर जगह वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो, और हमेशा 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि मीथेन है, जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है? इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए, मीथेन से ज्यादा इथेनॉल, इथेन से ज्यादा इथेनॉल से ज्यादा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से ज्यादा एसिडिक एसिड। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बढ़ क्यों रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसे बढ़ते क्यों जा रहा है? तो इसके लिए रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में भी देखिए वैसा ही ऑर्डर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अल्कोहल का जो ज्यादा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एच अटैच टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल एंड एसिड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल। इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। अरे आपस में ज्यादा रहेंगे तो जल्दी दूर नहीं जाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों जल्दी दूर नहीं जाएंगे तो फिर उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? बोलो, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे देखिए हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन में। किसमें? अल्कोहल में और एसिड में। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन भी बता दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का, मॉलिक्यूलर वेट, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। जैसे जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, क्या बढ़ रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मीथेन का मास 16 है AMU, और यहाँ पे इथेनॉल का 46 है, तो मास बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पोजीशन है कार्बन का पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 14th ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल का अगर आपको आइडिया होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इसे हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं बच्चों। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड होती है, और जो ये वर्टिकल कॉलम बना है, ये जो बना है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप। इस हिसाब से कार्बन कहाँ पे होता है? 14 ग्रुप में। आया समझ में? नाउ कार्बन के पहले वाले क्या पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। शेयर आप मत लिखिएगा, वो क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, और उसके जो बाद आते हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। शेयर आप मत लिखिएगा, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है वो। तो कार्बन के पहले वाले क्या पसंद करेंगे मेरे बच्चों? लूज करना। कार्बन के बाद वाले क्या करेंगे? गेन करना। और कार्बन सिर्फ किस में बिलीव करता है? शेयरिंग में। सोचो ना, कार्बन का एटीट्यूड ही शेयरिंग का है, इसीलिए तो उसने पूरा लाइफ ही बना दिया। धरती पे जो भी लाइफ है सब में कार्बन है। समझ में आया? ऐसा है मेरे दोस्त। आगे देखिए, कार्बन बिलीव इन शेयरिंग। स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर है, आई होप आप समझ जाओगे। हाँ, ये देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। ऑन गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना देगा? C4 माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 10। और वो किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन। क्योंकि नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, अरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन कैसा होता है? नियॉन 10 होता है बच्चों, दैट इज 2 8। तो कार्बन ने जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 4 लेने के बाद उसके किसके जैसा हो गया? नियॉन जैसा। तो 4 लेके वो नियॉन जैसा बन सकता है। आगे देखिए, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो C4 प्लस बन जाएगा, और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तब वो किसकी तरह हो गया? तो प्यारे बच्चों वो हो गया हीलियम की तरह। किसकी तरह हो गया? जी हाँ, हीलियम की तरह। अभी भी वो इनर्ट गैस जैसा बन गया। ओके, और अगर वो शेयर करता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बट अब उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब उसने 4 लिए तो 4 नेगेटिव चार्ज, जब उसने 4 दे दिए तो 4 पॉजिटिव चार्ज, और जब शेयर करता है तो कोई चार्ज नहीं। और मैं काम की बात बताता हूँ आपको। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 10 हो जाएगा। कैसे?
पहले 6 इलेक्ट्रॉन, 4 आए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 प्रोटॉन के लिए उस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस नहीं हो पाता। क्यों? पहले 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिपल्शन होगा। जैसे कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, कार्बन पहले 6 था, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का चार्ज क्या हो गया C-1। अब -1 में इलेक्ट्रॉन डालना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करता। चलिए लूज की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 6 में से 1 चला गया तो कितने प्यारे बच्चों बचे? आउटर मोस्ट शेल में तो 3 बचे, बराबर, लेकिन ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। और कार्बन पे अब चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज निकालना डिफिकल्ट है और हम तो 4-4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इमेजिन 6 प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्स से हमें 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा निकालना है। जैसे-जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे ना, आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। समझ में आया बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का दोनों प्रोसेस नहीं होता एंड कार्बन करता है क्या? शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा रीज़न लिख दिया गया है। कार्बन ने सॉरी बच्चों, कार्बन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया C1- C2-, आप देख सकते हो यहाँ पे। एकदम जो बातें मैंने आपको बताई सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, ओके, होल्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन बाय 6 प्रोटॉन इज वेरी डिफिकल्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, इन स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 विच इज नॉट अवेलेबल। ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन अब बढ़ते जा रहे हैं ना, इन्हें होल्ड करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब ये देखिए सक्सेसिव रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप हर बार एक एक कम करते जा रहे हो और एक एक कम करते जाओगे तो क्या होगा? हर बार एनर्जी ज्यादा लगते जाएगी। क्यों? अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब आ गए हम किस पे? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जी हाँ, ये शेयरिंग है। तो शेयरिंग किसकी होगी? आउटर मोस्ट शेल की, इलेक्ट्रॉन की। अब ये देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए उनके वैलेंस शेल ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और ये बन गया हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे, हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और वो किसकी तरह बन जाता है? हीलियम की तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे कुछ एलिमेंट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसका फॉर्मेशन बच्चों? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 5। इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो नाइट्रोजन ने कितना शेयर किया? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। मतलब इन शॉर्ट उसने कितने बॉन्ड बना दिए? 3 बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं है, उसे कहते हैं लोन पेयर। सर ये लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर बच्चों वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बनाने में आए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में नहीं है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा मॉलिक्यूल। कौन? ऑक्सीजन। ये देखिए ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब इसे कितना इलेक्ट्रॉन करना है अपने आउटर मोस्ट शेल में? 8। तो 6 है, कितने की जरूरत है? 2 की। जैसे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। कितने की जरूरत थी? 3। तो 3 उसने शेयर किए, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो क्या करेगा? कितने को शेयर करेगा? बताइए। 2 को शेयर करेगा। तो ये देखिए 2 को शेयर कर लिया उसने और ये बन गया ऑक्सीजन। ठीक उसी तरह से आप क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो मीथेन। मीथेन मतलब कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन कितना शेयर करेगा? 4। किसके साथ? 4 हाइड्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। व्हाइट से मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, व्हाइट कलर से, और ये हाइड्रोजन का आप देख सकते हो पिंक कलर से। तो इस तरह से कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। किसके? अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब ये होमवर्क देते हैं जनरली हम क्लास में प्यारे बच्चों को बनाने के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा कार्बन की स्पेशलिटी पे। क्या है? कार्बन एक वर्साटाइल एलिमेंट है बच्चों। क्यों वर्साटाइल है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो संपूर्ण है, सर्वत्र है, वर्साटाइल है? ऐसा क्या है उसके पीछे रीजन? तो देखिए यहाँ पे
लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है वो। एंटायर किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है सब में कौन है, सारे ऑर्गेनिज्म में कौन है प्यारे बच्चों, जी हाँ कार्बन। आगे देखिए, स्मॉल टू बिग मॉलिक्यूल, छोटे से लेके बड़े मॉलिक्यूल वो बनाता है, समझ में। मीथेन से लेके डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट 10⁻12 डाल्टन, वेरी हाई आ रहा है प्यारे बच्चों। तो सर कार्बन को तो वर्सेटाइल बोलना ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये अब कार्बन कंपाउंड का हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये मीथेन है, ऐसे जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि मीथेन ऐसे होगा, ये एक कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे और एक लेफ्ट में, ये बन गया क्या, मीथेन। तो एंगल 90 डिग्री होता है, बट ऐसा होता नहीं है, मीथेन टेट्राहेड्रल है, ओके। और उसमें जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। आगे देखते हैं कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या है, कार्बन खुद के साथ बार बार बॉन्ड बना के बहुत ही लॉन्ग चेन बना देता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कार्बन एक दूसरे कार्बन को बोलता है साथ ही हाथ बढ़ाना, और हाथ बढ़ाते 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 कानून से भी लंबे हाथ हो जाते हैं इनके, समझ में, और इतना लॉन्ग चेन कंपाउंड बना देता है, समझ में। तो किसी एटम की उसी के साथ खुद के साथ बार बार कंबाइन करने की और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं catenation, the ability of a carbon to combine with itself over again and again to form a long chain compound is called as catenation. रीजन क्या है इसके पीछे, कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन छोटू है उसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो बना पाता है, ठीक है। ये देखिए, कार्बन कैपेबल है मल्टीपल बॉन्ड बनाने का भी, ये देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड, और ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं इथेन, ये देखिए ये इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इथिन C2H6 आप पढ़ेंगे आगे चल के। ये अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटर में दो कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर। अब नेक्स्ट क्या है, इथीन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इन, अब देख रहे हैं ये इन की वजह से आया यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं, अरे ये क्या हो गया, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इथाइन, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए। और इथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो कार्बन, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन ये एक कार्बन ये, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाते हैं हम डिस्कशन पे किसके, टेट्रा वैलेंसी के। क्या होता है टेट्रा वैलेंसी, देखिए, कार्बन कंबाइन विथ इटसेल्फ as well as other element such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus to form tetravalent compound। सर टेट्रावैलेंट मतलब ज्यादा सोचना नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है, 4 बॉन्ड बनाएगा, आ समझ में, 4 बॉन्ड बनाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीथेन में 4 हाइड्रोजन के साथ, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म में किसमें, एक हाइड्रोजन और 3 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और एक कार्बन 4 क्लोरीन, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोमेरिज्म पे। सर ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है पार्ट, समझ में। मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग। आया समझ में, केमिकल प्रॉपर्टी तो थोड़ी सिमिलर भी होती है, फिजिकल तो पूरी अलग होती है, समझ में आया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए C3H7Cl है। अब इसके देखो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो C3H7Cl में आप देखोगे तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो। यहाँ पे क्लोरीन सेकेंड कार्बन को अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन थर्ड कार्बन को अटैच है। आई होप आप समझ सकते हो। ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट को ही क्लोरीन अटैच हो गया है, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो गया, और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। तो क्या लिख सकते हैं हम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, C2H6O, ये क्या है, C2H5OH, CH3CH2OH, ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हैं। दोनों में दो दो कार्बन है, दो दो कार्बन, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, इधर 3 और ये 3 6, बराबर। एक ऑक्सीजन दोनों में है, ये देख सकते हैं आप, एक ऑक्सीजन। लेकिन देखिए ये
अल्कोहल है और ये ईथर है। ये पीने के बाद मजा देता है लोगों को। जो डरपोक आदमी होता है ये लेने के बाद उसकी भी छाती चौड़ी हो जाती है, और ये ईथर है। समझ में आया? इसमें पेट पतला हो जाता है, मतलब जो ईथर पी लेगा वो ओमिट कर देता है। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए तो उसके नाम में है हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखिए। अब हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोकार्बन का एक्चुअल में एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है, कौन सा? ओपन चेन एंड साइक्लिक। क्या हो सकता है? ओपन एंड साइक्लिक। इसमें जो चेन होगी वो क्या होगी? ओपन, ऐसे कार्बन ओपन चेन में ऐसे अटैच होंगे, और साइक्लिक में ऐसे रिंग में होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो कॉर्नर है ये सब क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। आपको चाहिए तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ये देखिए आएगा आगे ये सब। ये देखिए आप यहाँ पे कार्बन की ये चार चार वैलेंसी, तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। बट मैंने इसे काफी शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसे ही लिया है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचना, हाइड्रोकार्बन का ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है? ओपन चेन एंड क्लोज चेन, जिसमें फिर आगे आप देखोगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? सैचुरेटेड मतलब जिसमें हर जगह कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो उसे क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है सैचुरेटेड अल्केन। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n+2। अब अनसैचुरेटेड आ गया तो आपको दो हाइड्रोजन कम करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम करोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो अनसैचुरेटेड अल्कीन एंड अल्काइन। आप देख सकते हो यहाँ पे E लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? Y, और यहाँ पे क्या लिखा है? A। तो दिस इज अल्केन। जहाँ पे इन और वाइन आ गया और वाइन आ गया, उसे आप क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड। ओके, जनरल फॉर्मूला देख लीजिए CnH2n+2। एक एक फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें दो जो नंबर था वो यहाँ पे गायब हो गया, और इसमें दो माइनस हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब जब भी हम किसी अल्केन अल्कीन या अल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन का नाम बोलेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नंबर ऑफ कार्बन, जिसे हम वर्ड रूट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड रूट। तो आप देखिए आगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो हेक्स, छह कार्बन है तो हेक्स, सात पे हेप्ट, आठ पे ऑक, नौ पे नॉन, 10 पे डेक। ओके, और इसमें उसके बाद वो एन है, इन है या फिर आइन है, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सफिक्स। कैसे? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? आइन। आया समझ में? हाइड्रोकार्बन नेम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं? IUPAC की तरफ, कंपाउंड का नाम लिखने के तरीके की तरफ हम जा रहे हैं। सर मैंने स्कूल में ऐसा पढ़ा था कि कुछ कॉमन नाम भी होता है और IUPAC नाम होता है। तो कॉमन नाम जनरली साइंटिस्ट के ऊपर किस जगह से डिस्कवर किया है, समझ में आया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है फिजिकल, उसके ऊपर दिया जाता है। लेकिन IUPAC जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है बच्चों। और ये क्यों दिया गया? इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। आप सिंपल लाइन में कह सकते हो IUPAC के आने का सिंपल सा तरीका है, रीजन जो है वो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। आगे देखते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आप कैसे लिखोगे? वर्ड रूट और सफिक्स के साथ। ये देखिए, कार्बन चेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम। कार्बन चेन CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, और ये कार्बन कार्बन चेन इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि अकेला कार्बन है। यहाँ पे दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये देखिए C2H6, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये इथेन। कितने कार्बन हो गए? तीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H8। सर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख रहे हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम सिंपल तरीके से लिखा जा रहा है। यहाँ पे N का नंबर कितना है? 3 है, तो आप क्या लिखोगे? C3H2 × 3 + 2। तो ये क्या हो जाएगा? C3H8। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं अल्केन का फॉर्मूला लेके लिख रहा हूं। आगे देखिए, चार कार्बन वाले, तो एक दो तीन चार कार्बन,
और उनकी सबकी वैलेंसी मैंने किससे सेटिस्फाई कर दी? जी हाँ, हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे देखिए 5 कार्बन, सबकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर दी मैंने? हाइड्रोजन से। लेकिन सारे कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल, इसीलिए इसका नाम क्या है? पेंट एन। पेंट क्यों? 5 कार्बन, एन क्यों? सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्कीन पे। अल्कीन का देख रहे हो आप, अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अब 2 निकाल दिया, क्यों 2 निकाल दिया? क्योंकि अब वहां पे आ गया डबल बॉन्ड। ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और उसका सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन क्या है? इथीन। आप याद रखना, जब भी आप अल्कीन और अल्काइन करोगे, ये हमेशा n का नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट उसके लिए 2 कार्बन तो होना ही चाहिए, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड आ गया और फॉर्मूला हो गया C3H6, और इसे हम कहते हैं प्रोपीन। 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथीन। इथ जो है वो उसका वर्ड रूट है, इन जो है वो सफिक्स है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब क्या आ गया? अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सॉरी अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब हमने 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए। आया बच्चों समझ में? अब उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट है वो कौन है? कार्बन चेन में C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी मैंने हाइड्रोजन से। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और 2 कार्बन वाले अल्काइन को हम कहते हैं इथाइन, 3 वाले को हम क्या कहेंगे? प्रोपाइन, 4 वाले को हम क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। आगे देखिए, ठीक है, इसमें अब हमने डिग्रीज रिप्रेजेंट किया है कि प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है। आप सिंपल ऐसे याद रखिएगा, जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है उसे हम प्राइमरी कहेंगे, या फिर वो किसी कार्बन से नहीं अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है उसे सेकेंडरी कहेंगे, और जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है उसे हम क्या कहेंगे? टर्शरी। ये आपको हेल्प करेगा IUPAC के नाम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, वैसे इसीलिए इसे सेकेंडरी कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है वो टर्शरी है, ये कार्बन जो है वो क्या है? टर्शरी, क्योंकि ये 3 कार्बन को अटैच है, 1 2 और ये 3। और ये जो कार्बन है ये सिर्फ कितने को अटैच है? 1 को, तो इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी। मैंने डेफिनेशन आपको एकदम सिंपलिस्टिक बता दी है। ओके, तो आपने यहाँ पे ये भी देख लिया कि कुछ कार्बन की चेन ऐसे स्ट्रेट होती है और कुछ में क्या होता है? ब्रांच। मतलब एक मेन कार्बन 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 की चेन होगी और उसमें बीच में कोई दूसरा कार्बन लग जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच। तो एक स्ट्रेट चेन हो गया और एक ब्रांच चेन हो गया। यहाँ पे देखिए, इन स्ट्रेट चेन देयर विल बी नो 3 डिग्री कार्बन, किसी में भी 3 डिग्री कार्बन नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। मतलब कोई ऐसा कार्बन नहीं होगा स्ट्रेट चेन में जो 3 कार्बन को अटैच होगा। जी हाँ, उसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे। एग्जैक्टली। आगे देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। C2H4 में और C3H6 में कोई ब्रांचिंग नहीं होने वाली है। ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सॉरी, ये अल्केन है। अल्केन में ब्रांचिंग जो होती है, अल्केन में ब्रांचिंग जो होती है वो 4th कार्बन से स्टार्ट होती है, और अल्कीन में जो ब्रांचिंग होती है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है? 4th कार्बन से। ये देख सकते हैं अल्कीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, सब स्ट्रेट चेन में। लेकिन अब देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये ब्रांचिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया एक टर्शरी कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को अटैच है। आप देख सकते हैं ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, जिसे ये कार्बन मिडिल वाला अटैच है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्शरी कार्बन। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए आगे हमारे साइक्लो कंपाउंड। ये देखो साइक्लिक है, इसमें जो लाल डॉट है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6। सारे कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे क्या है? एन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए कार्बन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्कीन। ये देखिए ये क्या हो गया? अल्कीन। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो ये साइक्लिक फॉर्म में, तो इसे आप क्या लिखोगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ओहो ये तो फेवरेट कंपाउंड है, बेंजीन। आप देख रहे हो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। आप देखोगे। ठीक है, अब चलिए कुछ कॉमन नाम को यूज करने का तरीका। जैसे सबसे पहले आइसो नियो और एन कब लगाओगे? एन कब होता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा सीधा सीधा है सब,
कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, मैं जरा बैटरी चेक कर लेता हूँ। ओके बच्चों, सब ठीक है? कैसा था? बीच बीच में कभी कभी भूल जाते हैं कि सिस्टम की बैटरी ऑन या ऑफ मोड पे है, अदरवाइज सब बीच में गड़बड़ हो जाता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एन मतलब नॉर्मल, देख रहे हो, स्ट्रेट चेन पूरा, और यहाँ पे देख रहे हो ये भी स्ट्रेट चेन, इसीलिए नॉर्मल। अब इसको प्रोपेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसीलिए प्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, इसीलिए एन। ये भी स्ट्रेट चेन, तो एन। आगे देखिए, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 क्या हो गए? 6, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एन। एन और आगे क्या हो जाएगा? ये हेक्सेन। अब यहाँ पे देखिए, आइसो कब आएगा? जब आपको कहीं पे भी ऐसा ग्रुप टर्मिनल पे दिख जाएगा, जहां पे भी किसी एक कॉर्नर पे ऐसे ग्रुप दिख जाए, और बाकी का क्या होना चाहिए? स्ट्रेट चेन। तो आप कौन सा वर्ड यूज कर दोगे? जी हाँ, आप यूज कर दोगे आइसो। तो देखो इसमें ये एक आ गया, और टर्मिनल पे देखो ये ग्रुप आ रहा है, ऐसा ग्रुप आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आइसो। और टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों? क्योंकि टर्मिनल में, किसी एक में टर्मिनल में ये वाला ग्रुप है, ठीक है। और ब्यूटेन क्यों? क्योंकि उसमें 4 कार्बन है, ठीक है, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आगे देखिए, ओ, अब ये देखिए यहाँ पे, ये आ गया आइसो पेंटेन। अब ये आइसो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हो आप, टर्मिनल आ गया, टर्मिनल पे ये ग्रुप आ गया, और टोटल कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया? 5, 5 कार्बन। और एक टर्मिनल पे ऐसा ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप की क्या खासियत है कि सेकेंड कार्बन को एक मिथाइल अटैच होगा, मैंने ऊपर लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। अब ये देखिए, इसमें भी टर्मिनल पे वो ग्रुप, और टोटल कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया? 7, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसो, और फिर हेप्टेन। यहाँ पे देखिए, आइसो, और फिर कितने कार्बन? 6। इज दैट क्लियर? ये 5 और ये 1 मिला के 6, तो इसे क्या कहेंगे? आइसोहेक्सेन। अब आगे देखते हैं, नियो कब आएगा बच्चों? तो नियो आने के लिए जो मैंने बताया था वो ग्रुप, पहले ये ग्रुप बोला था, अब आप ऐसे सोच लीजिए कि किसी एक कॉर्नर पे ये पूरा ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप? ये पूरा एक एंड पे आना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा एंड पे आ गया एक, और बाकी सारी स्ट्रेट है, तो इसे आप काउंट कर लो, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो इसके नाम में आ गया नियो, और 5 कार्बन की वजह से एक। वैसे ये कितने कार्बन? 1 2 3 4, राइट, ये 5 और ये 6, तो आ गया नियो। नियो क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप है, और कितने कार्बन है? 6, इसीलिए हेक्स, और ये एन। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा देखिए, आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए मैंने बताया है, यहाँ पे भी एक ग्रुप आ गया आइसो वाला, और एक यहाँ पे भी आ गया, तो जब दो दो ऐसे ग्रुप हो तो इसे हम आइसो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी एक ही एंड पे होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह आ गया, इसीलिए इसको आइसो एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा ये ग्रुप, और ये स्ट्रेट चेन है, और सेकेंड कार्बन पे देख रहे हो दो दो मिथाइल, या फिर आप बोल सकते हो एक एंड पे ये पर्टिकुलर ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नियो। और टोटल कितने कार्बन है? जी हाँ, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर 6 नीचे 7, तो इसीलिए हो गया ये हप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन। अब बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों किसकी तरफ? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट? केमिस्ट्री। ओके, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे आप ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हो, तो ह्यूमन बॉडी में हमारा जो बॉडी मूवमेंट है ये कौन डिसाइड करता है? हमारे फंक्शन जो है वो कौन डिसाइड करता है? जी हाँ, ब्रेन। ब्रेन इज अ फंक्शनल जंक्शन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मेन जो फंक्शनिंग है पूरे बॉडी की, ये कौन डिसाइड करता है? वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें कुछ सेट ऑफ एटम होते हैं, सेट ऑफ एटम, जो कि हेटेरो एटम होते हैं। हेटेरो एटम मतलब कार्बन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर, हेलोजन, सल्फर, ये सारे मिलके
एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आइए जानते हैं इसे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए यहाँ पे atom or group of atom which decides the physical and chemical property of a compound is called as what, functional group। सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, ये उसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखिए। दिस कंसिस्ट ऑफ हेटेरो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा ही नहीं, कार्बन के अलावा भी और भी ग्रुप होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। क्यों बताइए, क्योंकि वो भी केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये देखिए, आर ऑल्सो कंसिडर एज फंक्शनल ग्रुप, नेमली अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा एकदम अच्छे से याद रखना है। क्यों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हेलोजन, जिसमें कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, हेलो, दैट इज क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। ये देखिए एक्स इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट व्हाट, हेलो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो और ये आयोडो। ओके, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है, जनरली ये फंक्शनल ग्रुप में आपको सिर्फ ओपन करके बता दिया है कि फंक्शनल ग्रुप कैसे है। ठीक है, आगे IUPAC में हम कार्बन के स्केलेटन को भी ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कौन आता है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है। ये देखिए, ये अल्कोहल, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या हो गया, ईथर। अब इन सबको समझने का एकदम सिंपल तरीका क्या है, ये देखिए यहाँ पे अल्कोहल था CO और ये H, और यहाँ से H निकाल दिया CO, और देखिए ये H के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया तो COOH, और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन। आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये कंडेंस तरीके से लिखा गया OHCHO, मतलब सर OH में सिर्फ C डाल दिया तो वो अल्डिहाइड हो गया, और इसमें से H निकाल दिया तो ये क्या हो गया, कीटोन, और फिर अगर इसमें एक और OH डाल दिया तो ये क्या हो गया, एसिड, और इसमें से अगर CO और एक H को निकाल दिया और सिर्फ O रखा तो उसे ईथर कहते हैं। जी हाँ, अगर आप इतना सोच लेते हो तब तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे एक और बचा है, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं एस्टर। इसमें क्या होता है, CO, ये हो गया, और ये CO, डन। एंड फाइनली कम्स नाइट्रोजन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं अमाइन। ये नाइट्रोजन, ये H तो इसके साथ, तो ये हो गया अमाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों आगे होमोलोग और होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, होमोलोग एंड होमोलोगस सीरीज, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए जाइए। तो सारे होमोलोग का एक क्या सिंपल सी चीज है, सारे होमोलोग में एक क्या सिंपल सी चीज है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, सेम। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि होमोलोग के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, वो सिर्फ CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। किससे डिफर करते हैं, CH2 यूनिट, जैसे ये देखिए CH2 और यहाँ पे क्या आ गया H और ये OH, ये क्या हो गया, मिथेनॉल। अब यहाँ पे देखिए CH2, H की जगह पे क्या ले लिया मैंने, CH3 और ये OH। अगर आप देखो तो इसमें और इसमें सिर्फ इसका फर्क है, किसका, CH2 का। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के होमोलोग। आगे देखिए, मॉलिक्यूलर वेट डिफर बाय 14 यूनिट। 14 यूनिट कैसे, हर एक होमोलोग में किसका फर्क आ रहा है, सिर्फ CH2 का। तो एक कार्बन जिसका मास कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन तो 2 × 1, सो 12 + 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 14। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, होमोलोग में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। दूसरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने देखा, वो सिर्फ डिफर करते हैं किससे, CH2 यूनिट से, और उनका मॉलिक्यूलर मास सिर्फ किससे डिफर करता है, 14 यूनिट से। क्यों, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। आगे देखिए, स्लाइट डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। आप ऐसे मान के चलिए कि उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें बहुत कम डिफरेंस आता है, और केमिकल प्रॉपर्टी वो तो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ CH2 यूनिट बढ़ाते जाना है। ये देखिए, मीथेन है, उसके बाद इथेन है, उसके बाद प्रोपेन,
ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आप देखो सब में CH2 यूनिट बढ़ाया है, सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ CH2 ऐड कर दिया गया, ऊपर वाले यूनिट में सिर्फ एक CH2 बढ़ाते गए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये देखिए CH2 यूनिट बढ़ गया, एक एक बढ़ते जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे बढ़ते जा रहा है 14 से। ये उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हो, 162 है बॉइलिंग पॉइंट, देन 88 -40, फिर 0, फिर 36, देन कम 69 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। आगे देखिए, अब ये आ गया होमोलोगस सीरीज ऑफ व्हाट, अल्कोहल। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड CH2 यूनिट। इसमें भी बच्चों क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा। तो आप देख सकते हो, ये देखिए सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। और ये भी किससे डिफर करेंगे? जी हाँ, CH2 यूनिट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और फिर नंबर ऑफ कार्बन एक एक से बढ़ते जा रहा है और CH2 यूनिट भी एक एक बढ़ते जा रही है। और देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क दिया है, आपका मन करता है तो करिए, वरना वीडियो तो चलती रहेगी। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़े से होमवर्क हैं बच्चों को दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्यों आया ये? कॉमन नाम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, जब भी किसी को आपको IUPAC का नाम लिखना है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी चीजें करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। तो जब भी आप IUPAC नाम लिखोगे, आप खुद को पूछोगे प्रीफिक्स लगाया या नहीं लगाया, वर्ड रूट है या नहीं है, या फिर तीसरी चीज सफिक्स। इन तीनों को साथ में लेना है। जैसे आपका नाम है, जैसे आपका कुछ नाम है, राम प्रसाद सुरेश दगड़ी, राम प्रसाद सुरेश दगड़ी, ऐसे उनका नाम है। तो राम प्रकाश पहले प्रीफिक्स, सुरेश वर्ड रूट और दगड़ी सफिक्स। समझ में आ रहा है? तो ये तीन चीजें किसी भी IUPAC नाम में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, तो जब भी ऐसे फ्लोरीन आया तो उसे आप फ्लोरो लिख दोगे, क्लोरीन आएगा क्लोरो लिख दोगे, ब्रोमीन आएगा ब्रोमो लिख दोगे, आयोडीन आएगा आयोडो लिख दोगे। और अगर CH3 दिखेगा बच्चों, CH3 याद रखना, CH4 नहीं CH3, तो उसे मिथाइल लिखेंगे। समझ में आया? सर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए। ओके, अब वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन तो इथ, तीन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, छह तो हेग्स। समझ में आया? तो अगर CH3 कहीं बीच में चेन में आ गया तो उसे हम प्रीफिक्स मानेंगे। समझ में आया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लिखते वक्त आपको याद रखना है, वर्ड रूट में पेरेंट के साथ आप ये सब भी लगाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। समझ में आया? और सफिक्स में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं जरा ध्यान से सुनना। सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप, और वर्ड रूट में आप क्या रखोगे ध्यान में, ध्यान से सुनना। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन आएगा। नंबर ऑफ कार्बन के बाद एक चीज लगाना बहुत जरूरी है, आप उसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। हालांकि वो भी सफिक्स का ही पार्ट है, एन, इन और आइन। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए पता है ऑल लगाते हैं, नाम में ही है, आप सोचो तो अल्कोहल ऑल। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में देखो नाम में ही अल है तो वहां से अल आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें ओइक एसिड आ गया। देन कम व्हाट, कीटोन, कीटोन में क्या है, ओन ओन ओन, तो ये देखो ओन। समझ में आया? अमीन, अमाइनो, अमीन। कितना आसान। फिर आपको याद रखना है, जब भी आप IUPAC नाम लिखोगे ये ई को हटा देते हैं। क्यों ई को हटा देते हैं? क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कंक्लूड करते हैं। आपने क्या सीखा कि जब भी IUPAC नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रीफिक्स है या नहीं। दूसरा वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट में भी हम क्या ध्यान रखेंगे? अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन प्रो ब्यूट, ऐसे। और वर्ड रूट के एंड में एन लगाना, इन लगाना, आइन लगाना, याद रखना, भूलना मत।
समझ में आया? सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई को हटाने का क्या लिखने के पहले? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? नहीं तो दो अवेल आ जाएगा, कुछ भी पढ़ दोगे। प्यारे बच्चों आगे देखो, अभी इधर लिखे है, क्या लिखा है बिडू लोग? प्रीफिक्स और सफिक्स का नंबर। प्रीफिक्स और सफिक्स का नंबर, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है कहाँ पे है, उनको नंबर से रिप्रेजेंट करने का। समझ में आया? प्रीफिक्स की क्या पोजीशन है, सफिक्स की क्या पोजीशन है, वो एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, ये है H3C CH2 CH2OH, बराबर। अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स क्यों नहीं है? कोई ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है। प्रीफिक्स मतलब जब ब्रांचिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मिथाइल, ये भी मिथिल मिथाइल, ऐसे नहीं सोचते। टोटल कार्बन देखो 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि जो OH अटैच था वो फर्स्ट कार्बन पे था। अगर ये ऐसा होता तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 2 प्रोपेनॉल। इसे हम क्या कहेंगे? 2। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 2। ध्यान रखना 1 एंड 2, तो जब भी सफिक्स हो या फिर प्रीफिक्स हो उसका पोजीशन नंबर से बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया ना पहला नंबर, और यहाँ पे बताया दूसरा नंबर। आगे देखिए, तो आपको स्टेप फॉलो करना है कोई भी IUPAC लिखते वक्त। सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन पहचानना होगा। हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए आप क्या पहचानोगे कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लो अल्कोहल है या फिर वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्डिहाइड है, एसिड है या फिर अमाइन है। याद रख लेना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सब में होगा, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तब तो वो अल्केन हो जाएगा। और सिर्फ डबल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अल्कीन। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अल्काइन। तो और सिंगल, डबल और ट्रिपल को भी तो फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, लेकिन कब? जब जब हेटेरो एटम ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो पहला स्टेप आपने फॉलो किया, क्या? हाइड्रोकार्बन को पहचानना। दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और उसका प्रॉपर पोजीशन भी आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, नाम लिखते हो सबसे पहले प्रीफिक्स नंबर के साथ बताओगे, वर्ड रूट, और फिर सफिक्स, सफिक्स का भी क्या बताओगे? नंबर। आंसर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रेफरेंस ऑर्डर, सबसे ज्यादा आप किसको प्रेफरेंस दोगे? फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट। मतलब मान लो आपको नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, नंबर लेफ्ट से राइट दूं, नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं, नंबर जो है वो लेफ्ट वाले को पहला दूं या फिर राइट वाले को पहला दूं, ये कंफ्यूजन आएगा। तो आप सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप किधर है, जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन है तो उसे एक नंबर दे दो। बट कुछ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी है जिनमें कार्बन नहीं है, जैसे OH, तो OH जिस कार्बन को अटैच है उसे एक नंबर दे दो। समझ में आया? और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ से कम नंबर मिलता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तब देखो कि ब्रांचिंग अगर हुई है, ब्रांचिंग अगर हुई है तो उसको कहाँ से कम नंबर मिलता है। तो मतलब एक चीज आपने सीखा, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर कम, नंबर कम तो प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, ये देखिए, अब ये अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, CnH2n+2, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? पेंटेन। 5 कार्बन, एंड में क्या लगा दिया? एन। प्रीफिक्स आप ऐसे स्टेप फॉलो करोगे IUPAC लिखते हो। प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन है? 5। पैरेंट क्या है? एन। सफिक्स कोई नहीं है। जी हाँ, एन, इन और आइन को वर्ड रूट का पार्ट मान के चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एन आइसो एन नियो आर जनरली यूज्ड इन कॉमन नेम, याद रखना, नहीं तो कोई इसे को लिख के आ जाएगा एन पेंटेन, वो नहीं चलेगा। आगे देखिए, दूसरा, सर ये देखिए जो आपने ग्रुप बनाया था वो आ गया सर। सर वो ग्रुप आ गया जो आपने बताया था, ये देखिए सर। तो इसका नाम मैं लिख दूंगा आइसो, और 5 कार्बन है तो पेटेन। अरे बावड़े, इसमें जो नाम लिख रहे हैं हम वो IUPAC है मेरे भाई। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा? इसमें आपको आइसो, नियो और एन यूज नहीं करना है। क्यों भटक रहे हो? ठीक है, तो चलो अपने स्टेप को फॉलो कर लो। सबसे पहले क्या स्टेप है आपका? जी हाँ, पहचानना है आपको प्रीफिक्स है या नहीं है, वर्ड रूट, फिर सफिक्स। चलो देखते हैं, ये देखिए आगे की एग्जाम्पल, एक सेकेंड। तो इसका आप नाम लिखते हो, कैसे लिखोगे? 1 2 3 एंड 4। तो 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या है बच्चों? मिथाइल। उसके बाद आपका प्रीफिक्स का काम हो गया,
अब क्या देखो, वर्ड रूट कितने कार्बन, 4। मेन चेन में इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये मेन चेन है आपकी, ये मेन चेन है, ठीक है। और ये फिर क्या है, ब्रांच। तो ये देखो 2 पे क्या है, मिथाइल, और फिर उसके बाद ब्यूट, और फिर क्या है, एन। एन क्यू, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो मैंने सबसे पहले क्या पहचान लिया, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद क्या पहचान लिया, वर्ड रूट, और फिर एंड में क्या ले लिया, सफिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अल्कीन का। सब कुछ सेम, अल्कीन में भी सब कुछ सेम, समझ में आया। सबसे पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स है या नहीं है, फिर वर्ड रूट, और फिर सफिक्स। याद रखना अल्कीन में डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी बताते हैं। ये देखो 1, समझ में आया। इधर से भी लगाते तो भी 1 आता, इधर से लगाते तो भी 1 आता। तो पोजीशन ऑफ सफिक्स इज 1, तो उसे नहीं भी मेंशन करोगे तो वो समझ में आ जाता है। समझ में आया। पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की, अगर वो फर्स्ट पे है तो उसे नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोप लिख दिया मैंने, वर्ड रूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 इन या फिर प्रोपीन। आगे देखिए 1 2 3 4। सबसे पहला स्टेप प्रीफिक्स नहीं है, दूसरा स्टेप वर्ड रूट, यस कितने कार्बन है, 4, तो ये देखो लिख दिया 4। फिर उसके बाद क्या देखोगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, कौन से पोजीशन पे अटैच है, फर्स्ट, तो ये देखो ब्यूट 1। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन। सेम इसमें चेक करो, प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद क्या हो गया, वर्ड रूट, कितने कार्बन है बेटा, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब देखो किसकी तरफ, सफिक्स, जी हाँ, या फिर वर्ड रूट में ही देख लो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है। अब पोजीशन चेक कर लो, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। तो इधर देखो 1 2, इधर से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा रहे हो और राइट से लेफ्ट भी आ सकते हो। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। अब इसे देखिए, प्रीफिक्स कोई नहीं है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो कितने हैं, 6। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे है ये, 1 2 एंड 3। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, या फिर आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी आए तो कौन से नंबर पे है, 3rd। यहाँ से भी जाओगे तो कौन से नंबर पे, 3rd। तो ये हो गया हेक्स 3 ई। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, सब में सेम रूल, पहले प्रीफिक्स देखिए, फिर वर्ड रूट, और फिर आ जाइए सफिक्स पे। तो देखो यहाँ पे ये 2 कार्बन वाला सबसे सिंपलेस्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इथाइन। इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटिलीन। प्रीफिक्स कोई भी नहीं था, वर्ड रूट क्या, 2 कार्बन, तो इथ लिख दिया। सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो आइन आएगा, तो ये देखिए इथाइन। आगे देखिए कितने कार्बन, सर प्रीफिक्स नहीं देखे, नहीं है ना बाबू, प्रीफिक्स नहीं है, तो फिर डायरेक्ट किस पे जाएंगे, वर्ड रूट पे। तो देखिए कितने कार्बन है, 3, तो इसके लिए क्या यूज हो गया, प्रोप, और कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए आइन। ये देखिए यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 आ गए बराबर। अब आप क्या देखोगे, एन इन या आइन है, तो आपने देखा आइन है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, तो आप उसे लिख दोगे। ये देखो 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट जाओ या फिर लेफ्ट से राइट जाओ, दोनों में पोजीशन क्या है, सेम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पे, तो और कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट 1 आइन। आपको हमेशा स्टेप फॉलो करना है बच्चों, हमेशा क्या फॉलो करना है, स्टेप। सबसे पहले प्रीफिक्स देखो, फिर क्या देखो, वर्ड रूट, और फिर क्या देखो, सफिक्स। और इसमें एक चीज याद रखना, हम हेलोजन को जनरली किस में कंसीडर करते हैं, प्रीफिक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेलो इज ऑलवेज कंसीडर टू बी प्रीफिक्स। ये देखो CH3Cl, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरो। सर पहले ही पोजीशन पे अटैच है तो 1 क्लोरो, मैंने बोला ना 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और कितने कार्बन, 1, तो मिथ, और कार्बन कार्बन या फिर एक सिंगल कार्बन है तो एन, तो इसका नाम होगा क्लोरो मिथ एन। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ऐसे जाओगे ना बच्चों, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। CH3CH2Cl, सबसे पहले आप क्या देखोगे, प्रीफिक्स, यस प्रीफिक्स है कहाँ पे, ये देखो CH2 को अटैच है। अब दूसरा आप किस पे जाओगे, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 2, ठीक है। और फिर सफिक्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सर वो तो वर्ड रूट के एंड का ही पार्ट होता है, जी हाँ, कोई और सफिक्स तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको क्लोरीन का पोजीशन बताना है, तो ये कौन सा पोजीशन है, ये है 1, और ये कौन सा है, 2, तो 1 क्लोरो। ये देखिए
क्लोरोइथेन, या फिर 1 पोजीशन नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें आप ले लीजिए लॉन्ग चेन 1 2 एंड 3। यहाँ पे ब्रोमीन किस पे अटैच है, आपका प्रीफिक्स किस पे, सेकेंड पे, तो इसको क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। कितने कार्बन, 3, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन। ये किस पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन। सर लेकिन यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 होगा सर। अरे मैंने बोला ना यार, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल या डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अरे सर ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है ना, जी हाँ, लेकिन मैंने बताया ना ब्रोमीन को हम लोग क्या लेते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 आएगा, उधर से आओगे तो किस पे आएगा 2 पे, तो 2 आइडो, कितने कार्बन 4, वर्ड रूट, और फिर उसके बाद सफिक्स में क्या है एन। डन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 कौन से पोजीशन पे, थर्ड पे, तो 3 ब्रोमो पेंटेन। आई होप आपको समझ में आया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोहेक्सेन, आपका होमवर्क है। अब अल्कोहल आ जाएंगे, तो अल्कोहल में आप सबको पता है सफिक्स क्या होता है, ऑल। समझ में आया, तो एन ई को निकाल के ओ एल लगाना होगा सफिक्स में, भूलना मत, बाकी सब कुछ सेम, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्केन का ई निकाल के ऑल लगा देते हैं, रिमूव ई, एड ऑल अदर देन 1, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा सेम। ये देखिए मिथेन का ई निकाल के ऑल लगा दिया, मिथेनॉल। इथेन का ई निकाल के ऑल लगा दिया, इथेनॉल। प्रोपेन का ई निकाल के लगा दिया ऑल। ब्यूटेन का, अब यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल इंपॉर्टेंट है, उसमें ऊपर वाले एग्जाम्पल में किधर अटैच था, पहले पे, अब इधर किधर अटैच हो गया, बीच में, तो उसका पोजीशन तो मेंशन करना पड़ेगा ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट पे या फिर सेकेंड पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये अल्कोहल। नेक्स्ट कम्स अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड में क्या करना है, नाम में ही है अल, तो ई को निकाल के क्या लगा दोगे, अल। ये बाबा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है रे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बाबा, ये एकदम सिंपल है रे, समझ में आ रहा है। हे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है। देखो मैं पहले ऐसे सिंगल सिंगल करा रहा हूँ ना, फिर आगे चल के सब एक साथ करा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, ई को निकाला और क्या लगा दिया, अल, तो ये क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। तो ये देखिए, एक कार्बन वाला मीथेन होता है, ई निकाला अल लगा दिया। 2 कार्बन वाला क्या होता है इथेन, ई को निकाल दिया अल लगा दिया। 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपेन, ई को निकाल दिया अल लगा दिया। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ई निकालना है ओन लगाना है, बाकी सब कुछ सेम। तो इधर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कीटोन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन, और हमेशा याद रखना कीटोन जब भी आप ये फंक्शनल ग्रुप यूज करोगे ना, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, तो हमेशा इधर कार्बन और कार्बन ही होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि कीटोन कोई भी है वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। समझ में आया, कीटोन कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 3 से। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखो 3 कार्बन, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O 2 पे, तो प्रोपेन 2 ऑन। ये देखिए 1 2 3 4। सर आप राइट से लेफ्ट क्यों नहीं गए, 1 2 3, 3 आ रहा है मेरे भाई, 3 नहीं चाहिए 2 चाहिए, तो ये देखो 1 2, तो ब्यूटेन 2 ऑन। सर ब्यूट क्यों लिखा, 2 कार्बन, सर एन क्यों लिखा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ई को हटाया और ओन लगा दिया। फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या करोगे, ई को निकालोगे और ऑइक एसिड लगा दोगे। ठीक है, आया ना, और नंबर तो सब में मेंशन करना है, बाकी सारे रूल ऊपर की तरफ। ये देखिए 1 कार्बन वाला मीथेन, तो ई हटा के ऑइक एसिड। 2 कार्बन वाला इथेन, ई हटा के ऑइक एसिड। ये कितने कार्बन वाला, 3, ई हटा के, प्रोपेन का ई हटा के ऑइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आगे आ जाइए, IUPAC नेम ऑफ व्हाट, अमीन, NH2। अल्केन का ई हटा के क्या लगाना है आपको, अमाइन, और नंबर भी मेंशन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मीथेनमाइन, 1 कार्बन मिथ एनामाइन, वर्ड रूट पैरेंट, और ये सफिक्स, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, ये वर्ड रूट है और उसमें वर्ड रूट के एंड वाला पार्ट है, एन ई या फिर इन या फिर आइन। ये देखिए इथेन का ई निकाल के अमाइन लगा दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये NH2 देखिए बीच में, तो आपको नंबर भी बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जाओगे तो 1 2 पे आ जाएगा, यहाँ से भी आओगे तो 2 पे, तो कितने कार्बन हो गए, 3। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सर अमीन क्या है, प्रीफिक्स है सफिक्स, ए बाबा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स है, कितने कार्बन, 3। सर इस बार आपने प्रीफिक्स नहीं लिया, कोई है ही नहीं मेरे भाई, प्रीफिक्स है ही नहीं इसीलिए नहीं लिया। समझ में आया, सर प्रीफिक्स में कौन आता है, मिथाइल आता है, और कौन आता है, हेलोजन, बस टेंशन नहीं लेने का। तो प्रोप 3 कार्बन, एन ई हटा दिया, 2 अमाइन। यहाँ पे देखिए 2 पे था, ये किस पे है, 1 पे। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया, अमीनिया नहीं सर, अमीन, यस, ये NH2 ग्रुप जो है, ये NH2 ग्रुप
ये सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, सर यहाँ से 3 नहीं जा सकते, नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर, कम नंबरिंग, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, आप देख लीजिए, आपको इसका प्रैक्टिस करके ये नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते जाइए, मैं ऐसे आपको दिखाते चलता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। एक आग बीच में बता भी देते हैं अगर आपको चाहिए कि एक आग बताएं सर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने पहचान लिया क्या, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, याद है स्टेप मैंने बताया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, भूल गए क्या, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या है, देखो कोई प्रीफिक्स है या नहीं, फिर तीसरा आइडेंटिफाई उसका लोकेशन। तो मैंने देख लिया फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने देख लिया इसमें एक प्रीफिक्स भी है, कौन सा, क्लोरीन। अब नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है तो कौन सा है, दूसरा आइडेंटिफाई उसमें प्रीफिक्स है या नहीं है, फिर तीसरा उसका नंबर, समझ में आया, नंबर, नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, 3 पे कौन सा आ गया, क्लोरो। सर आपने नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट कर दी, अरे याद है ना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या आया, क्लोरो, जो कि है प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आ गया, ये वर्ड रूट, और फिर ये क्या आ गया, सफिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे प्यारे बच्चों, अब आप सबकी प्रैक्टिस करते जा सकते हैं, कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर आपने पहले चेक करना है या नहीं, और अगर है तो कौन सा है वो पता करना है। उसके बाद आपको चेक करना है प्रीफिक्स है या नहीं है, और अगर प्रीफिक्स है तो कौन से नंबर पे है। फिर उसके बाद नॉर्मल लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पे। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, कंबशन, समझ में, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंबशन। रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड और एलिमेंटल कार्बन, ओके, विथ ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं, कंबशन। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इसमें हीट निकलेगा और लाइट निकलेगी, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ, याद रखिएगा। कंबशन में हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ। नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ व्हाट, बायोगैस, समझ में आया, इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ व्हाट, बायोगैस। बायोगैस का एग्जांपल क्या है, मीथेन। आई होप आपको समझा होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मीथेन का कंबशन करा दिया, मीथेन तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट और लाइट। कंबशन में ये फिक्स है, हाँ। अब इधर देखो, डायमंड है या फिर ग्राफाइट या फिर कोल, जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, ठीक है। ये क्या है, इथेनॉल, ओके, इसको भी जला डाला, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट और लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पानी तभी आएगा जब उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे होमवर्क भी है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, O2 used in combustion reaction is obtained from air। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है प्यारे बच्चों, जी हाँ, हवा से आता है वो। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन आ रही है वो हवा से आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे कि नाम बता रहा है, हम किसको ऐड करते हैं, जी हाँ, ऑक्सीजन को। तो आप देखिए यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, ठीक है, कोई एक केमिकल कंपाउंड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, और वो हमारे रिएक्टेंट के अंदर क्या कर देगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये KMnO4 है और ये K2Cr2O7, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, कार्बन वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है ये, वो देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, द कंपाउंड विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 K2Cr2O7 को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज सर्टेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, कार्बन कंपाउंड को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पे ये था हमारा अल्कोहल, उसको मैंने अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एसिड। ये देख रहे हैं आप, एसिड, मतलब अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखिए, अब ऑक्सीडेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को निकालना इज ऑक्सीडेशन। और ये जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन में भी और एसिडिक भी, मतलब बेसिक मीडियम में भी और एसिडिक मीडियम में भी, ये दोनों में काम करता है। चलिए अभी आगे देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल, आपने A और B को जोड़ दिया और क्या बना दिया, C। वैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे ये देखिए यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये आयोडीन है। आप इसमें क्या करो, एक आयोडीन को इस कार्बन से अटैच करो और दूसरे आयोडीन को इस कार्बन से अटैच करो, तो ये क्या हो गया, आयोडो अल्केन। और इसे हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन। क्यों, सिंपल, आयोडीन को एक को इधर एक को इधर, एडिशन रिएक्शन, वेरी सिंपल। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। अब ये देखिए, जो आयोडीन है, वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन गेट्स डिसअपियर। क्वेश्चन आता है, सर आयोडीन का वॉयलेट कलर क्यों डिसअपियर हो गया, आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट गया, वो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अटैच हो गया, तो आयोडीन का वॉयलेट कलर गेट्स डिसअपियर। और अगर किसी कंपाउंड में आपने आयोडीन डाला और आयोडीन का कलर चला गया तो वो कंपाउंड क्या होगा, अनसैचुरेटेड, मतलब वो अल्कीन हो सकता है और अल्काइन हो सकता है, तो उसे हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते हैं। ये देखिए, वेजिटेबल ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसमें अगर आप आयोडीन डालोगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड में अगर आपने आयोडीन डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, उसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये भी एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है। तो आप क्या करोगे, देख रहे हो आप यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे अटैच कर दिया और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिंगल हो गया। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, प्लैटिनम एंड निकल, और इसे हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। आगे देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, फुटबॉल के मैच में आपने देखा होगा, सब्स्टिट्यूट आता है, एक प्लेयर बाहर जाता है दूसरा प्लेयर आता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। देखिए क्या हो रहा है, ये H बाहर गया और इसके जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन, तो ये सब्स्टिट्यूशन, H बाहर गया क्लोरीन आ गया, H बाहर गया क्लोरीन आ गया, वेरी सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम H को क्यों बाहर निकालते हैं और हेलोजन को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के हम क्लोरीन को ऐड करा देते हैं, ठीक है। और सनलाइट मदद करती है क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में। आगे देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एक क्लोरीन या तो ये फर्स्ट कार्बन पे आ सकता है या तो फिर ये सेकेंड कार्बन पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बनेगा, एक सेकेंड कार्बन वाला और एक फर्स्ट कार्बन वाला। ये ज्यादा क्वांटिटी में बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेजर, क्यों, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा 1 क्लोरो बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये कम बनता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइनर। आया समझ में। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड, जैसे इथेनॉल है, रूम टेम्परेचर में कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, इसको तो सब जानते हैं, पीने के बाद छाती चौड़ी हो जाती है, वो यही है, समझ में आया? अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल को ही हम अल्कोहल कहते हैं और स्पिरिट में यूज होता है ये, इसी को बेवरेजेस कहते हैं, ड्रिंक करने के लिए, समझे। सोल्यूबल इन वाटर, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। बैड फॉर हेल्थ, अफेक्ट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जो लोग इसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, समझ में आया। और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिए तो आप सीधा टपक सकते हो। मेडिसिन, टिंचर आयोडीन, ओके, टिंचर आयोडीन मतलब आयोडीन में भी थोड़ा अमाउंट अल्कोहल का रहता है, और ये किसके लिए काम करता है, कफ, मिक्सचर एंड टॉनिक्स, मतलब अगर आपको कफ हुआ है तो आप अल्कोहल का थोड़ा सा अमाउंट वाला मेडिसिन ले सकते हो और उससे आपका कफ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे देखिए,
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसे जब हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, मतलब अल्कोहल में जब आप सोडियम डाल दोगे तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? अल्कोहल की। तो हमें एक चीज पता चल गया कि सोडियम को जब भी हम अल्कोहल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों? हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन को अटैच होगा तो वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन किसका है? अल्कोहल का। आपको याद रखना है। आगे देखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाम में क्या है? डी। हाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, और ये कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बचपन तो गया, जवानी भी गई, सुना है ना? H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। तो H2SO4 ने अल्कोहल को भी जला डाला, उसका भी लाइफ कर दिया झिंगा लाला। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? इथीन। समझ में आया? H यहाँ से निकालो, OH यहाँ से निकालो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथीन बन गया, और ये पानी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हो, Na ले लिया एग्जाम्पल, पुर से क्या कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 निकालोगे, अगर ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है। दोनों जगह पे डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक बनेगा ब्यूट-1-इन और एक बनेगा ब्यूट-2-इन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, देखिए इन एसिडिक सॉल्यूशन ये ब्लू को क्या कर देता है? रेड, और रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू। कौन से मीडियम में? बेसिक। तो याद रखना, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है? रेड, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो किसी ने बियर पी लिया, तो उसके स्टमक में क्या हो जाएगी? एसिडिटी। समझ में आया? किसी ने बियर पी लिया तो उसके स्टमक में क्या हो जाएगा? एसिडिटी। तो बियर से क्या आ गया? एसिडिटी। तो आप याद रखना, ब्लू हो जाएगा रेड। इज दैट क्लियर? और अगर बेसिक है तो रेड किस में हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, तो बियर से एसिडिटी, तो ब्लू रेड में। समझे? ऐसा है। रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करा दिया? एसिडिक एसिड के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसके साथ अपना सॉल्ट बना देगा, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो सोडियम से और निकाल दो क्या? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए इथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एथेनिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, सेम सेम प्रोडक्ट आएगा। इसमें भी सोडियम का सॉल्ट बनेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। वो धोने वाला सोडा था, ये खाने वाला सोडा है। याद है? मस्त मस्त ऐसे फुगे हुए कटलेट्स दिखते हैं, वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH। एसिडिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऐसे, सर ये इथेनोइक एसिड। जी हाँ प्यारे बच्चों, इथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड का, इथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड का IUPAC नाम है। समझे? आगे देखो, तो जब भी NaOH से रिएक्ट होगा, आप यहाँ पे H को OH से निकाल के पानी बना दीजिए, और क्या बन जाएगा? सोडियम एसिटेट, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, देखते हैं आगे। रिएक्शन शोइंग लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मतलब आपने क्या समझा? ये लाइम वाटर है, इसके अंदर CO2 पास करोगे तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब लाइम वाटर क्या है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर CO2 पास करने पे वो चौक बना देता है। चौक कैसा होता है? वाइट और पानी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एस्टरिफिकेशन। सर ये एस्टरिफिकेशन क्या है? एस्टर बनाने का प्रोसेस। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप तो आपको याद ही है, COO। तो आपको लेना क्या है? एक एसिड और एक अल्कोहल। क्या लेना है? एक एसिड और एक अल्कोहल, और यहाँ से एसिड से H निकालिए, अल्कोहल से OH निकालिए, आपका एस्टर तैयार है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर रिएक्शन एस्टर का आपने NaOH के साथ करा दिया प्यारे बच्चों, इसके साथ NaOH के साथ, तो आपको इस पार्ट को तोड़ के क्या दे देना? Na, और इसको दे देना है OH। मतलब सर जब एस्टरिफिकेशन कर रहे थे तो जो बन रहा था, एस्टरिफिकेशन करने पे जो बन रहा था वो टूट जाएगा। जी हाँ, आपको फिर ये स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे H की जगह पे क्या लगा देना? सोडियम। आपका काम तमाम। साबुन
हम आगे देखिए। तो इस पार्ट से हमारा जो कार्बन कंपाउंड है उसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और जो रिएक्शंस थे आईयूपीएसी नेम सब कुछ अच्छे से हो गए। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके एंड पार्ट पे, दैट इज पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर को खत्म करते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, अब आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मतलब क्या होता है? जायंट। मॉलिक्यूल मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर जायंट मॉलिक्यूल बना देते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल कुछ और नहीं, ये पॉलीमर ही है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब रेंज होता है कहाँ से? 10⁻1 टू 10⁻12 डाल्टन, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। इसका डेफिनेशन क्या है? जायंट कार्बन मॉलिक्यूल फाउंड बाय 100 and 1000 ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको बताया ही, लॉन्ग चेन। ठीक है, अब मैक्रोमोलिक्यूल को हमने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया। देखिए यहाँ पे कुछ नेचुरल है तो कुछ क्या है? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। सर नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलते हैं, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे नेचुरल है। आर्टिफिशियल में आप क्या ले सकते हो? आर्टिफिशियल में आप ले सकते हो रबर, सिल्क। समझ में आया? सिंथेटिक रबर, सिल्क, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। फाइबर है, उल है, पॉलीथीन है, सिंथेटिक रबर है, ये सारे। आप जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज करते हो वो भी क्या है? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपने देखा प्रोटीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, मूवमेंट ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूक्लिक एसिड, कंट्रोल हेरेडिटी। आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, ये किसके वजह से? डीएनए आरएनए की वजह। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, ऐसे जैसे आपने साइकिल की चेन देखी है, छोटे छोटे पार्ट मिलके बड़ा बना देते हैं, वैसे ये भी है। आगे आ जाइए। पॉलीमर, नाम में ही है, पॉली मीन्स मैनी। पॉली मीन्स व्हाट? मैनी। मर मतलब पार्ट, बहुत सारे पार्ट आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? पॉलीमर। मतलब छोटे छोटे मोनोमर आपस में कंबाइन होके पॉलीमर बना देंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर वेट। अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड बाय रेगुलर रिपीटिशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। छोटे छोटे मोनोमर मिलके क्या बना देंगे? पॉलीमर, बड़ा सा कंपाउंड। आगे देखिए, मोनोमर, द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट इटसेल्फ रेगुलरली टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड एज मोनोमर। साइकिल की चेन में मैंने बोला ना, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, समझ में? साइकिल को ऐसे, चेन को आप मान लो पॉलीमर, उसके सबसे छोटे से पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। ठीक उसी तरह से जो पॉलीमर होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कंटिन्यूसली कंबाइन होके बनता है। आगे देखिए, पॉलीमराइजेशन, जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। समझ में आया? जैसे जिस प्रोसेस से एस्टर बना उसे एस्टरिफिकेशन कहा, तो जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनेगा उसे क्या कहोगे? पॉलीमराइजेशन। आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएथिलीन, ये वही प्लास्टिक की थैली है जो आप यूज करते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा आई होप आपको इसको देखने में प्रॉब्लम होगा, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल सकते हो और उसमें आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इथिलीन है, ये CH, ठीक है। यहाँ पे भी H, और बगल में इसके क्या आ गया? CH। आप क्या करो, इस एक बॉन्ड को तोड़ दो, इस एक बॉन्ड को तोड़ दो, और इनके बीच में बॉन्ड बना दो। इनके बीच में मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी सी सी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सारी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो ये बन गया आपका बच्चों पॉलीइथिलीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सी थी? इथिलीन, और ये बन गया पॉलीइथिलीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आई होप थोड़ा क्लियर होगा ये। ठीक है, थोड़ा चाहिए तो बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, नेम ऑफ पॉलीमर, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीमर। आपको बस ये याद रख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीथीन, बार बार ये रिपीट होगा। इसके डबल बॉन्ड को तोड़िए और सिंगल बना दीजिए। पॉलीस्टीरीन, स्टेरीन है, ये डबल बॉन्ड को तोड़िए और रिपीट करिए। ये देखिए ऊपर यहाँ का डबल बॉन्ड टूट गया और ये ऐसे। फिर इसके बाद क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, ये पर्टिकुलर है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़िए, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, ये क्लोरीन इधर ही है। अब आगे देख सकते हो एक्रिलोनाइट्राइल, ये देख रहे हो यहाँ पे
CN को वैसे ही रखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। देखिए CN वैसे ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और यहाँ पे टेफ्लॉन आप देख रहे हो, CF2 डबल बॉन्ड CF2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़िए, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, आगे देखिए पॉलीप्रोपिलीन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को तोड़ के सब सिंगल सिंगल। और ये उनके यूजेस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ गया होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है। नाम में ही है, होमो मतलब जो सेम मोनोमर यूनिट से बना हो। किससे बना हो बच्चों? मेड अप ऑफ सेम मोनोमर। और कोपॉलीमर जो अलग अलग से बना है। आया समझ में? सेम मोनोमर बार बार रिपीट होगा तो होमोपॉलीमर बनाएगा, अलग अलग मिलके बनाएंगे तो कोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसे भी। अब पॉलीमर में भी दो टाइप के आ गए, कुछ लीनियर चेन होंगे और कुछ ब्रांच वाले होंगे। लीनियर मतलब ऐसे सीधे सीधे जाएगा पॉलीमर आपका, ब्रांच मतलब ऐसे ऐसे ब्रांचिंग आएगी। ठीक है, देखिए आगे, ये देखिए, ये कुछ हमारे नेचुरल पॉलीमर है। ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर। डीऑक्सीराइबोस और ये राइबोस, ये दो शब्द आपको बहुत याद रखना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे डीएनए में डी यूज होता है और आरएनए में आर यूज होता है। आर मतलब राइबोस एंड डी मतलब डीऑक्सीराइबोस। और ये क्या है? जी हाँ, ये सारे न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियस में मिलते हैं। अब ये सब आप देख सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबर, ये सब किससे बने होते हैं वो, और उनका अकरेंस। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन किसके लिए? बॉडी के लिए यूज होती है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उससे अच्छा प्रोटीन कंज्यूम करने से हेयर, ये सारे स्किन का टेक्सचर, ये सब कुछ अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ के भी खुद से समझ सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको कार्बन कंपाउंड बहुत अच्छे से समझा होगा। आप हर एक चीज़ को रिवाइज कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना कमेंट लिखिए कि आपको अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो हमें पता चल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।